आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के बीड जिले की है। ये बात 2025 की है। बीड जिले के गेवराई इलाके में एक छोटा सा गांव है, कवड़ गांव। इसी गांव में अयोध्या ने अपना बचपन बिताया। उम्र बढ़ी तो उसके जीवन में नए सपने आए और परिवार ने उसकी शादी गेवराई इलाके के लुखामसला गांव के राहुल वरकटे से कर दी। शादी के शुरुआती दिन बेहद खुशनुमा रहे। घर में हंसी खुशी का माहौल था। समय बीतते बीतते उनके जीवन में एक प्यारा सा बेटा भी आया। परिवार की खुशियों में जैसे 4 चांद लग गए। लेकिन कहते हैं कि खुशियों के बीच कभी कभी दुख अचानक दस्तक दे देते हैं। ऐसा ही अयोध्या के साथ हुआ। उसके पति राहुल की अचानक मौत हो गई। इस हादसे ने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी। अब छोटे से बेटे के सिर से पिता का साया उठ चुका था और अयोध्या अकेली रह गई थी। परिवार और बेटे की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। पति की मौत के बाद अयोध्या टूट तो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पढ़ाई और अपनी जिद के दम पर ठान लिया कि अब वह पुलिस भर्ती में हिस्सा लेगी और बेटे का भविष्य बनाएगी। इसके लिए उसने अपना बेटा ससुराल में छोड़ दिया और बीड शहर आ गई। रास्ता मुश्किल था, लेकिन अयोध्या पीछे हटने वाली नहीं थी। यहीं उसकी मुलाकात बचपन की दोस्त वृंदावनी से हुई। वृंदावनी बीड के राजीव गांधी चौक के पास रहती थी। दोनों सहेलियां काफी समय बाद मिली और अयोध्या को अपने संघर्ष में एक सहारा मिल गया। दोनों सहेलियां बहुत दिनों बाद मिली। अयोध्या को लगा अब उसे सहारा मिल गया। अयोध्या अब अक्सर वृंदावनी के घर आने जाने लगी थी। दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई थी। अयोध्या अपने घर वालों से भी फोन पर बात करती रहती थी। इस बीच वह होमगार्ड में काम कर रही थी और पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए बीड शहर में रह रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 19 अगस्त से अचानक अयोध्या का फोन बंद हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए। कई बार फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। आखिरकार उसके भाई ज्ञानेश्वर सुरनर ने शिवाजी नगर पुलिस थाने में अयोध्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू की। तलाश के दौरान बीड के पांगरी गांव के पास एक नाले में एक बेवारिस बॉक्स मिला। जब पुलिस ने बॉक्स खोला तो उसमें अयोध्या का शव मिला। शव बहुत बुरी हालत में था। उसे बॉक्स में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। अयोध्या की मौत और उसकी बेरहमी से हुई हत्या की खबर सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और अयोध्या की कॉल डिटेल्स खंगाली। इसमें पता चला कि उसकी आखिरी लोकेशन वृंदावनी के घर के पास थी, यानी अयोध्या को आखिरी बार वहीं देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले। उसमें साफ दिखा कि 19 अगस्त की सुबह अयोध्या वृंदावनी के घर जाती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद बाहर निकलते हुए कहीं नहीं दिखी। दूसरे फुटेज में देखा गया कि वृंदावनी अपने बच्चे के साथ स्कूटर पर बैठी थी। उसके पास एक बड़ा बॉक्स भी था, जिसे वह अपने हाथों से पकड़े हुए थी। यह देखकर पुलिस को शक गहरा गया। इन सबूतों ने जांच को नया मोड़ दिया। अयोध्या की आखिरी लोकेशन और वृंदावनी के बॉक्स वाले फुटेज ने मामले को साफ कर दिया कि राज कहीं न कहीं वृंदावनी के घर से जुड़ा है। पुलिस ने देर नहीं की। टीम ने तुरंत वृंदावनी के घर दबिश दी। उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए जेल भेज दिया। पूछताछ में वृंदावनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को उसने अपनी कहानी सुनाई। वृंदावनी फरताले बीड शहर में अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जबकि उसका पति गाँव में था। उसने अपने सपनों को पूरा करने और बच्चों का भविष्य संवारने के लिए शहर में डेरा जमाया था। 3 बच्चों की जिम्मेदारी होने के बावजूद वह हिम्मत से जी रही थी। होमगार्ड की नौकरी करके वह बच्चों का पालन पोषण करती थी। वृंदावनी की मेहनत और हिम्मत को देखकर अयोध्या को भी प्रेरणा मिली। जब वृंदावनी को पता चला कि अयोध्या के पति की मौत हो चुकी है और उसका एक बेटा है, तो उसने अयोध्या की मदद की और उसे भी होमगार्ड की नौकरी दिलाई। इसी बहाने दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अयोध्या अब अक्सर वृंदावनी के घर आने जाने लगी थी। इस बीच वृंदावनी का पति गांव में रहता था और शहर में रहने के दौरान उसका एक युवक से रिश्ता बन गया। पति की गैर मौजूदगी में वह युवक ही उसका सहारा बन गया था। अपनी तकलीफों और अकेलेपन में उसे वहीं से थोड़ी खुशियां मिलती थी। हालांकि उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि यह सही है या गलत। दूसरी तरफ अयोध्या की जिंदगी भी संघर्षों से भरी थी। पति की मौत के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वह जवान थी और उसे भी अपने लिए किसी का साथ और सहारा चाहिए था। अयोध्या को मन से चैन नहीं मिल रहा था। उसने देखा कि उसकी सहेली वृंदावनी, जो उसी की उम्र की थी, पति से अलग रहकर भी अपने प्रेमी के साथ मजे में है। ये देखकर अयोध्या के मन में भी ऐसी ही चाहतें जागने लगी। अब उसका ध्यान पढ़ाई नौकरी से हटकर इन चीजों पर चला गया।
धीरे धीरे उसकी नज़र वृंदावनी के प्रेमी पर पड़ी। अयोध्या जवान थी, सुंदर भी थी। वो जब उसके पास गई तो वो आदमी भी मान गया। अयोध्या ने थोड़ा प्यार जताया तो उसने भी उसे अपनाया। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। अब हाल ये हुआ कि वो आदमी अयोध्या के पास ज्यादा रहने लगा और वृंदावनी से दूर होने लगा। अयोध्या का खर्चा पानी भी वही उठाने लगा, तो उसकी पैसों की चिंता खत्म हो गई। लेकिन वृंदावनी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्रेमी अचानक उससे दूर क्यों हो रहा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसे साफ पता चल गया कि अयोध्या ही बीच में आ गई है। ये जानकर वृंदावनी का खून खौल उठा। जिस सहेली को उसने सहारा दिया, उसी ने उसका सहारा छीन लिया। अब अयोध्या तो खुश रहने लगी थी, मगर वृंदावनी अंदर ही अंदर जल रही थी। पैसा भी ठीक से नहीं मिल रहा था, प्यार भी हाथ से निकल रहा था। गुस्से में उसने सोच लिया, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और यहीं से अयोध्या को रास्ते से हटाने की उसकी प्लानिंग शुरू हो गई। उस दिन 19 अगस्त को वृंदावनी ने फिर अयोध्या को अपने घर बुलाया। दोनों बैठकर बात कर ही रहे थे कि बातों बातों में प्रेमी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। वृंदावनी ने गुस्से में कहा, तू मेरे प्रेमी को छोड़ दे। लेकिन अयोध्या मानने को तैयार नहीं थी। झगड़ा और बढ़ गया। असल में वृंदावनी ने पहले ही मन में प्लान बना लिया था। उसने मौका पाकर अयोध्या को जहर दे दिया। थोड़ी ही देर में अयोध्या की मौत हो गई। अब वृंदावनी घबरा गई। उसे लगा अगर बात खुल गई तो सीधा उम्र कैद होगी। इसलिए उसने लाश छुपाने का प्लान बनाया। अयोध्या के शव को उसने एक बड़े बॉक्स में डाल दिया। दोपहर में उसका बेटा आया तो वृंदावनी ने उससे कहा, इस बॉक्स को बाहर फेंकना है, तुम स्कूटी लेकर आओ। बेटे को यह नहीं पता था कि बॉक्स में क्या है। वह स्कूटी लेकर बैठ गया और पीछे वृंदावनी बॉक्स पकड़े बैठी। दोनों ने जाकर बॉक्स नाले में फेंक दिया और ऐसे घर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुपी नहीं। पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए, सीसीटीवी चेक किया और सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार वृंदावनी टूट गई और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब यह मामला अदालत में चल रहा है। जांच में साफ हो गया कि यह सब वासना और अपने स्वार्थ की वजह से हुआ। और आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की है। कौशाम्बी में एक थाना है कोखराज। 5 जुलाई को थाना कोखराज के गांव पन्नोई के पास सड़क किनारे एक लड़की की लाश मिली। जैसे ही ये खबर फैली, आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए। लाश औंधे मुंह पड़ी थी और उसके आसपास खून फैला हुआ था, जो सूखकर काला हो गया था। किसी ने इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब लाश को सीधा किया तो पता चला कि लड़की के माथे के बीचों बीच गोली मारी गई थी। गोली का बड़ा सा निशान साफ दिखाई दे रहा था। लड़की ने नीली जीन्स और गुलाबी सफेद रंग की डॉट वाली कुर्ती पहन रखी थी। उसके चेहरे और कपड़ों से लग रहा था कि वह किसी अच्छे घर की लड़की है। थाना प्रभारी की सूचना पर एसपी अशोक कुमार पांडेय भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी ब्रिजेश द्विवेदी के साथ मिलकर घटनास्थल और लाश की जांच की। लाश के पास न तो कोई खोखा मिला और न ही उतना खून था जितना गोली लगने पर होना चाहिए था। इससे पुलिस को शक हुआ कि लड़की की हत्या कहीं और की गई और फिर लाश यहाँ लाकर फेंक दी गई। पुलिस ने मौके पर जुटे लोगों से लड़की की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। इसके बाद पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर थाने में पन्नोई गांव के चौकीदार की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। लड़की की पहचान न हो पाने की वजह से उसका पोस्टमार्टम 9 जुलाई को किया गया। पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों अनुभव शुक्ला और रेखा सिंह ने मिलकर किया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ जबरदस्ती की गई थी और वह गर्भवती भी थी। डॉक्टरों ने जांच के लिए जरूरी नमूने जैसे स्वाब और स्मीयर सुरक्षित रख लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवती की मौत लगभग 115 से 120 घंटे पहले हुई थी, यानी लाश मिलने से करीब 1.5 दिन पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी। अंदाजा लगाया गया कि उसकी हत्या 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई थी। जिस तरह उसके माथे पर पास से गोली मारी गई थी, उससे साफ लगता था कि गोली चलाने वाला उसका कोई करीबी था। जब लड़की की पहचान नहीं हो पाई तो पोस्टमार्टम के बाद 10 जुलाई को पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। यह केस कौशाम्बी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि 7 दिन बीत जाने के बाद भी
मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। एसपी अशोक कुमार पांडेय ने लाश की पहचान और मामले की सच्चाई पता लगाने के लिए थाना पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की एक टीम भी लगा दी। घटना के 8 दिन बाद यानी 12 जुलाई को पुलिस ने लाश की तस्वीरें व्हाट्सएप, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पर फैलाईं। उसी दौरान किसी ने क्राइम ब्रांच को फोन करके बताया कि यह लाश हिना तलरेजा नाम की लड़की की है। उसका फेसबुक पर अकाउंट भी है। पुलिस के लिए यह जानकारी बहुत अहम थी। पुलिस ने हिना का फेसबुक अकाउंट चेक किया तो उसमें उसका पता और मोबाइल नंबर मिल गया। जब पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया तो वह बंद मिला। उसके बाद जब नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई तो उसकी आखिरी लोकेशन इलाहाबाद के मीरापुर से लगे मोहल्ले दरियाबाद में मिली। इस आधार पर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि मृतका इलाहाबाद की रहने वाली हो सकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम हिना के घर वालों की तलाश में इलाहाबाद पहुंची। 4 दिन की मशक्कत के बाद 18 जुलाई को पुलिस उसकी मां नीलिमा तलरेजा तक पहुंच गई। उसी दिन थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मीरापुर गई तो पता चला कि हिना वहां अपनी मां के साथ किराए पर रहती थी। जब हिना की लाश का फोटो मकान मालिक को दिखाया गया तो उसने तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि यह फोटो हिना तलरेजा की ही है। वह करीब 1 महीने पहले अपनी मां के साथ यहाँ किराए पर रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद मकान खाली कर दिया था। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। मकान मालिक यह नहीं बता सका कि माँ बेटी उसके घर से निकलने के बाद कहाँ रहने लगी, लेकिन उसने यह जरूर बताया कि हिना सिविल लाइंस इलाके के एक हुक्का बार में काम करती थी। पुलिस वहां से सीधे उसी हुक्का बार तक पहुंची। बार की मालकिन दामिनी चावला ने भी फोटो देखकर पुष्टि कर दी कि यह हिना तलरेजा ही है। उसके अनुसार हिना खुद को पर्सनैलिटी मेकर कहती थी और इलाहाबाद के कई बारों में उसका आना जाना रहता था। उसे शराब की लत लग चुकी थी और शराब पीने के लिए वह किसी का भी निमंत्रण स्वीकार कर लेती थी। कुछ समय पहले वह एक बार में शराब पीकर बेहोश हो गई थी। तब 2 लड़कों ने उसे अपनी कार से घर छोड़ा था। दामिनी चावला के जरिए पुलिस हिना की मां तक पहुंची। वह मीरापुर में ही दूसरी जगह किराए पर रह रही थी। जब पुलिस ने उन्हें फोटो दिखाया तो बेटी की लाश देखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। तो उन्होंने बताया कि हिना 4 जुलाई की शाम करीब 7 बजे दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकली थी। उसी रात उसने 10:44 और 10:45 पर अपनी 2 तस्वीरें फेसबुक पर डाली थी। इसके बाद से उसके अकाउंट पर कोई अपडेट नहीं आया और न ही उसने मां से कोई संपर्क किया। मां को तो यही लगता रहा कि हिना दिल्ली में है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने हिना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसमें पता चला कि आखिरी बार उसने जिन 2 लोगों से बात की थी उनके नाम अदनान खान और खालिद थे। दोनों शाहगंज थाने के रहने वाले थे। पुलिस जब उनके घर पहुंची तो दोनों ही वहां से गायब मिले। इस वजह से पुलिस को उन पर शक होने लगा। पुलिस ने जब अदनान खान और खालिद के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि हिना ने फरवरी 2015 में अदनान से लव मैरिज की थी। पुलिस को इसका सबूत भी मिला क्योंकि दोनों ने शादी न सिर्फ की थी बल्कि उसे रजिस्टर्ड भी कराया था। हिना की मां इस शादी से खुश नहीं थी और न ही अदनान के घर वाले। खालिद अदनान का दोस्त था। पुलिस ने मुखबिरों से जानकारी ली तो पता चला कि अदनान और खालिद मुंबई में छिपे हुए हैं। पुलिस की एक टीम उन्हें पकड़ने मुंबई पहुंची, लेकिन पुलिस से पहले ही दोनों वहां से भाग निकले। इस वजह से टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। फिर 29 जुलाई की सुबह थाना प्रभारी ब्रिजेश द्विवेदी को एक मुखबिर से सूचना मिली कि अदनान और खालिद रंगीले छबीले मजार के पास देखे गए हैं। खबर मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मजार को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने जब मजार को घेरा तो वहां मौजूद 3 लड़के इधर उधर भागने लगे। उनमें से 2 तो भाग निकले, लेकिन एक पुलिस के हाथ लग गया। वह हट्टा कट्टा युवक अदनान खान निकला। उसे थाना कोखराज लाया गया। पूछताछ में उसने बिना ज्यादा घुमाए फिराए हिना की हत्या करने की बात कबूल कर ली। अदनान ने बताया कि उसने अपने 2 दोस्तों खालिद और विक्की के साथ मिलकर हिना की हत्या की थी। उसका कहना था कि हिना उसे बार बार ब्लैकमेल करती थी और उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। मजबूर होकर उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अदनान ने पुलिस को हिना के बारे में यह कहानी सुनाई। हिना तलरेजा 23 साल की थी और इलाहाबाद के मीरापुर मोहल्ले में रहती थी। वह रतन कुमार तलरेजा और नीलिमा तलरेजा की इकलौती संतान थी। माँ बाप के लाड़ प्यार में पली बड़ी होने की वजह से वह बहुत जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। जो चाहती थी वही करती थी और माँ बाप ने कभी उसे रोका टोका नहीं। हिना न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत महत्वाकांक्षी भी थी। उसका सपना था कि वह इतनी दौलत कमाए कि दुनिया की हर चीज उसके कदमों में हो। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहती थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसे फैशनेबल कपड़े पहनने और सजने संवरने का भी बहुत शौक था। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था।
इसी दौरान उसकी दोस्ती कुछ अमीर लड़कों से हो गई और वह अपना ज्यादातर समय उनके साथ बिताने लगी। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। अमीर दोस्तों के साथ रहकर उसे बियर की इतनी आदत लग गई कि वह इसके बिना रह ही नहीं पाती थी। हिना बहुत खुलकर जीने लगी थी। उसे किसी बात की झिझक नहीं थी और खुलेपन को ही वह अच्छा समझती थी। उसके विचार भी वैसे ही थे। लेकिन कुछ बड़ा करने से पहले ही अचानक उसके पिता की मौत हो गई। पिता के जाने के बाद उसे टोकने वाला कोई नहीं बचा। उसकी माँ सीधी सादी थी और उनके कहने का हिना पर कोई असर नहीं होता था। वह वही करती थी जो उसका मन चाहता था। पिता की मौत के बाद हिना ने अपना खर्च चलाने के लिए सिविल लाइंस के एक हुक्का बार में नौकरी कर ली। पुलिस के मुताबिक हिना वहां आम कर्मचारियों की तरह नहीं रहती थी। कहा जाता है कि हुक्का बार में उसका रुतबा मालिक से भी ज्यादा था। उसका पहनावा, उसका बोलने का तरीका और उसका अंदाज वहां आने वाले बड़े बड़े अमीरजादों को भी पीछे छोड़ देता था। उसकी अदाएं और ग्लैमर न सिर्फ लोगों को आकर्षित करते थे बल्कि उन्हें उसके करीब भी ले आते थे। यही वजह थी कि हिना की दोस्ती शहर के कई रईसजादों से हो गई थी। इसी बीच अदनान खान उसकी जिंदगी में आया। अदनान 31 साल का था और एक रईस परिवार का बिगड़ा बेटा था। पुलिस के अनुसार उसके पिता अहमद खान शहर के बड़े कारोबारियों में से एक थे। अदनान पिता की कमाई दोस्तों पर उड़ाता था। खालिद और विक्की उसके खास दोस्त थे जो हर वक्त उसके साथ रहते और उसके अच्छे बुरे हर काम में उसका साथ देते थे। अदनान फेसबुक पर काफी एक्टिव रहता था। एक दिन उसने फेसबुक पर हिना की फोटो देखी तो वह उसे बहुत पसंद आ गई। जब उसने हिना का प्रोफाइल देखा तो यह जानकर खुश हुआ कि वह भी इलाहाबाद की ही रहने वाली है। प्रोफाइल में हिना का मोबाइल नंबर भी लिखा था। अदनान ने उसी नंबर पर बात की तो हिना ने बताया कि वह सिविल लाइंस के हुक्का बार में काम करती है। इसके बाद अदनान सीधे वहीं पहुंच गया। वह अपने दोस्तों के साथ हुक्का बार गया और पहली बार हिना से मिला। उसे देखते ही अदनान उस पर फिदा हो गया। इसके बाद वह रोज वहां जाने लगा। पहले दोनों में जान पहचान हुई, फिर दोस्ती हो गई। अदनान की पर्सनैलिटी अच्छी थी और वह पैसे वाले घर का बिगड़ा बेटा भी था, इसलिए हिना को भी उसमें दिलचस्पी हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार करने लगे। इसके बाद हिना अक्सर अदनान के साथ देखी जाने लगी। यह बात 2015 की है। जब अदनान और हिना का प्यार गहराया तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हिना हिंदू थी और अदनान मुसलमान। हिना की मां नीलिमा इस रिश्ते के खिलाफ थी। अदनान के घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मस्जिद में निकाह कर लिया। बेटी की इस हरकत से नाराज होकर नीलिमा ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। हिना पहले से ही खुलकर जीने वाली थी, अब और ज्यादा आजाद हो गई क्योंकि अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। शादी के बाद पहला साल तो दोनों ने अच्छे से बिताया, लेकिन उसके बाद रिश्तों में खटास आने लगी। वजह यह थी कि हिना खर्च करने में बहुत आगे थी। अब अदनान को उसका खर्च उठाना मुश्किल लगने लगा था। शादी के बाद भी हिना हुक्का बार में काम करती रही, जबकि अदनान चाहता था कि वह नौकरी छोड़ दे। उसे हिना की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके अलावा अदनान चाहता था कि हिना अपनी आदतें बदले और एक अच्छी बीवी की तरह रहे, लेकिन हिना अपनी मनमानी करती थी। अदनान उसे रोकने की कोशिश करता और इसी बात पर दोनों में झगड़े होने लगे। धीरे धीरे उनके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई। आखिरकार एक दिन दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि वे अलग रहने लगे। पति से अलग होने के बाद हिना ने शराब पीना भी शुरू कर दिया। जल्द ही उसे शराब की इतनी बुरी लत लग गई कि वह दोस्तों के साथ कभी भी कहीं भी शराब पीने चली जाती थी। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ रात बिताना भी उसके लिए आम बात हो गया। हिना से अलग होने के बाद अदनान ने चुपचाप दूसरी शादी कर ली, लेकिन ऐसी बातें ज्यादा दिन छिपी नहीं रहती। जल्दी ही हिना को भी उसकी दूसरी शादी की खबर मिल गई। चूंकि दोनों का तलाक नहीं हुआ था, इसलिए हिना ने गुस्से में कोहना पुलिस चौकी में अदनान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। जब अदनान को इसकी जानकारी हुई तो उसने माफी मांगी और किसी तरह हिना को शांत कर लिया। हालांकि वह समझ गया था कि हिना इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसे पता था कि हिना उसकी दूसरी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हुआ भी यही। हिना ने साफ कह दिया कि वह अदनान के साथ ही जीना और मरना चाहती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसकी जिंदगी नरक बना देगी। हिना की इस धमकी से अदनान घबरा गया और हर वक्त परेशान रहने लगा। दूसरी शादी करके अदनान की मुसीबत और बढ़ गई थी। हिना लगातार उससे पैसों की मांग करती रहती थी और नई नई जगह घुमाने की जिद करती थी। उधर अदनान की दूसरी पत्नी को भी शक होने लगा था। उसे लगता था कि अदनान का हिना से अब भी रिश्ता चल रहा है। अदनान किसी भी हालत में अपनी दूसरी बीवी को खोना नहीं चाहता था और उसकी बीवी भी अदनान पर पूरी तरह हक जताती थी। यही वजह थी कि अदनान ने हिना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना लिया।
काफी सोचने के बाद उसने तय कर लिया कि हिना को खत्म कर देना ही उसका एकमात्र रास्ता है। यह काम वह अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए अपने दोस्तों खालिद और विक्की को इसमें शामिल कर लिया। दोनों ने भी उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी। फिर तीनों ने बैठकर हिना की हत्या की पूरी योजना बनाई। उसी योजना के लिए अदनान ने एक पिस्टल भी खरीद ली। योजना के मुताबिक 4 जुलाई 2017 की शाम अदनान ने हिना को फोन कर दरियाबाद बुलाया। हिना घर से निकली तो अपनी माँ नीलिमा से कहकर गई कि वह दिल्ली जा रही है और जल्द लौट आएगी। नीलिमा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन हिना अपनी जिद पर अड़ी रही और घर से निकल गई। दरियाबाद पहुंचने पर चौराहे पर अदनान कार लिए खड़ा मिला। कार में उसके साथ खालिद और विक्की भी मौजूद थे। हिना के बैठते ही कार शहर से बाहर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में अदनान ने योजना के अनुसार कार को एक सुनसान ढाबे की तरफ मोड़ दिया ताकि वहां बिना किसी की नजर में आए अपनी योजना को अंजाम दे सके। अदनान के मन में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा हिना को नहीं था, इसलिए वह निश्चिंत होकर उनके साथ चली गई। कार खालिद चला रहा था और कानपुर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में चारों ने बियर पी। रात करीब 10 बजे मूरतगंज स्थित एक ढाबे पर उन्होंने खाना खाया और फिर वापस कार में बैठकर आगे बढ़ गए। खाना खाने और नशे के बाद माहौल हल्का फुल्का था। हिना ने भी कार में बैठकर 2 सेल्फी ली और उन्हें फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। यह उसकी जिंदगी की आखिरी पोस्ट साबित हुई। कार में अब भी खालिद ड्राइव कर रहा था और विक्की आगे की सीट पर बैठा था। पीछे की सीट पर अदनान और हिना थे। ढाबे से कुछ दूर निकलने के बाद अदनान ने हिना के सामने अपनी नीयत जाहिर की। उसने उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात की, लेकिन हिना ने साफ मना कर दिया। हिना के इनकार से अदनान बौखला गया और उसने चलते वाहन में ही उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर दिया। अदनान का साथ देने में विक्की और खालिद भी पीछे नहीं रहे। दोनों ने भी बारी बारी से हिना के साथ गलत व्यवहार किया। उनकी इस हरकत से हिना बुरी तरह घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी। अचानक स्थिति बिगड़ते देख अदनान घबरा गया। कोई हंगामा न हो, इससे पहले ही उसने झटके में पिस्टल निकाली और सीधे हिना के माथे पर रखकर गोली चला दी। गोली लगते ही हिना वहीं ढेर हो गई, लेकिन अदनान को अभी भी डर था कि कहीं हिना जिंदा न बच जाए। यकीन करने के लिए उसने उसके गोली वाले घाव में चाकू डालकर घुमा दिया। इसके बाद हिना का पर्स और मोबाइल फोन ले लिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। फिर तीनों ने मिलकर लाश को पास के पन्नोई गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया और इलाहाबाद लौट आए। उस रात अदनान ने खालिद और विक्की को अपने घर ही रोक लिया। तीनों ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन से वे रोज अखबारों में खबरें तलाशने लगे कि लाश की पहचान हुई या नहीं। 13 जुलाई को जब अखबारों में खबर छपी कि लाश की पहचान हो चुकी है तो उनके होश उड़ गए। 14 जुलाई को घबराकर तीनों अपने अपने घर छोड़कर मुंबई भाग निकले, लेकिन लाश की पहचान होते ही कौशाम्बी पुलिस इलाहाबाद के मीरापुर पहुंच गई, जहां से हिना की जिंदगी का असली सच धीरे धीरे सामने आने लगा। खुलासा होने के बाद पुलिस ने अज्ञात के स्थान पर अदनान खान, खालिद और विक्की को नामजद आरोपी बना दिया। अदनान के दोनों साथी खालिद और विक्की को पकड़ने के लिए पुलिस ने उनके ठिकानों पर दबिश दी। अदनान खान को पुलिस ने अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने वह कार भी बरामद कर ली जिसमें हिना की हत्या की गई थी। अदनान ने जो किया उसके गुनाह की सजा उसे कानून देगा, लेकिन सच यह भी है कि हिना ने अपनी मनमानी और समाज की बंदिशों को तोड़कर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हर रात आंखों में नए नए सपने सजाने वाली बिंदास हिना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से छिन जाएगी। बच्चों को बिना रोके टोके हर चाह पूरी करना उन्हें बिगाड़ सकता है। प्यार जरूरी है, लेकिन अनुशासन उससे भी ज्यादा जरूरी है। बुरी संगत और नशे जैसी आदतें इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर देती हैं। केवल दौलत और ऐशो आराम के पीछे भागने वाला इंसान रिश्तों और अपनी असली खुशियों को खो देता है। बिना परिवार की सहमति और सामाजिक सोच को नजरअंदाज करके लिए गए फैसले कई बार मुसीबत बन जाते हैं। अदनान और उसके दोस्तों ने हत्या करके सोचा था कि बच जाएंगे, लेकिन कानून से कोई नहीं बच पाता। खुलकर जीना अच्छा है, लेकिन सीमाओं को लांघने से जीवन खतरे में पड़ सकता है। इस घटना से यही संदेश मिलता है कि हमें जीवन में अनुशासन, सही संगत, परिवार की बातों का सम्मान और रिश्तों में संतुलन रखना चाहिए, वरना जरा सी चूक हमें ऐसी राह पर ले जा सकती है जहां से वापसी संभव नहीं होती।